Hello, pharma students. So, in the today's sessions, I have got a very interactive sessions to all of you that will definitely change your mind regarding the pharma field, and you will also get the lot of point of view. What is the future after your B Pharm and after your M Pharm or MBA? What the different opportunities are waiting for? You can only observe in this video, and after if you apply all those knowledge, देन डेफिनेटली आप अपने लाइफ में उनसे बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं और बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। तो आज मेरे साथ मेरे बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं। अब उनको स्टूडेंट्स बोलूं तो थोड़ा सा अब उनके साथ थोड़ा सा यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं होगा, तो हाँ मैं उनको ये बोल सकता हूँ डिफरेंट हमारे कलीग्स हो चुके हैं, ठीक है, जो एक डिफरेंट रेपुटेटेड कंपनीज में आज की डेट पे वर्किंग हो चुके हैं, अपॉइंटेड हो चुके हैं, प्लेस्ड हो चुके हैं। तो उनसे आज उनके एक जो आज तक उनकी फ्रॉम ग्रेजुएशंस टू पोस्ट ग्रेजुएशंस एंड आफ्टर प्लेसमेंट व्हाट द डिफरेंट सिचुएशंस दे हैव फेस्ड, उन सारी चीजों को आज इस वीडियो में हम समराइज करने वाले हैं। तो चलिए हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे वेरियस हमारे कलीग्स जुड़े हुए हैं। मैं स्वागत करता हूँ अपने इस सेशन में पीयूष, नितिन कुमार, श्वेता ठाकुर, Junia Akhtar, Akanksha Sukla, and Nazia Warshi. So once again, I welcome you all in this platform, in this session where you all can share your thoughts with your juniors and in all over the India, all the pharma buds. So welcome you all. Thank you. Okay. So starting from the beginning, I will come one by one to all of you. Firstly, started with the Piyush. Piyush, you have done your graduation from the Government College of Pharmacy, Karat, that have a very good track record for the GPAT. Every year, there are the various students who have qualified not only GPAT but also get the very good rank. Like in 2021, we have the toppers, means first rank from the Government College of Pharmacy of Karat. So definitely, it's a very good thought. So when you have गॉन थ्रू द जीपैट, आप जब सबसे पहले जीपैट से शुरुआत किए होंगे, एक थोड़ा सा वो थर्ड ईयर का आपका फेज में लेता हूं, कितने सारे आपके मन में डाउट्स रहे होंगे जब आप आए होंगे, तो कितने सारे डाउट्स थे। आज के जो स्टूडेंट्स हैं, आप उन चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। मुझे अपने उन सारे बेसिक पॉइंट्स को बताइएगा जो आपने अप्लाई किए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, व्हाट यू हैव डन। प्रिपरेशन से पहले मैंने डिसाइड किया कि मेरे को जीपैट क्यों करना है, मेरे आगे फ्यूचर एंडिवर्स क्या है, मेरे को क्या करना है। तो मैंने एक मैप बनाया कि मेरे को क्या क्या कोर्सेस है जिसके लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। एंड इवन मेरा प्लान था कि मैं अब्रॉड जाने का भी सोच रहा था। तो मैंने सारी डिफरेंट चीजों को मैप आउट किया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत अपने सीनियर से, अपने टीचर से गाइडेंस लिया कि मेरे को क्या करना चाहिए। एंड देन उसके बाद मेरे को पता चला कि जीपैट करके मैं आगे जाके नाइपर में एडमिशन ले सकता हूँ। मेरे करियर को मे बी नाइपर के कारण अच्छा किक स्टार्ट मिल सकता है। सो विद दैट मोटिवेशन मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया ड्यूरिंग अप्रैल। अप्रैल में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो मैंने पहले प्रिपरेशन में सब्जेक्ट डिवाइड कर लिए कि मेरे को कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। जो मेजर सब्जेक्ट्स है उनको कितना टाइम देना है, फिर जो माइनर है उनको कितना देना है। उसके बाद फिर वो एक टोटल प्रोसेस है, वो हर एक का अपना अपना तरीका रहता है। तो वैसे मैंने प्रिपरेशन की स्टार्ट। देन उसके बाद मैंने, हमारे इधर एक सर थे हमारे, वो हम लोगों को गाइड करते रहते थे। तो ऑल्दो ज्यादातर प्रिपरेशन मैंने खुद से ही की, उनके गाइडेंस के साथ की। फिर मैंने थोड़ी बहुत टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई। फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। एंड उसके बाद जीपैट में मेरा रैंक 102 आया। उसके बाद फिर मेरा एम तो नाइपर था अल्टीमेटली। तो फिर अब मैं नाइपर में सोच रहा था कि मेरे को क्या करना है। तो नाइपर में काफी सारे ऑप्शंस थे और मैंने सबके बारे में, हर एक फील्ड के बारे में थरो रिसर्च किया। देन उसके बाद मैंने अपने गोल्स एंड अपने इंटरेस्ट को अलाइन किया। उसके बाद मैंने टीचर्स से, काफी सारे लोगों से गाइडेंस लिया। एंड मैंने सोचा कि रादर देन मेरा इतना इंटरेस्ट रिसर्च में नहीं है तो मैं मैनेजमेंट फील्ड में ज्यादा इंक्लाइंड। तो फिर नाइपर का प्रिपरेशन किया। मेरा रैंक 87 आया एंड एमबीए रैंक 7 आया। उसके बाद मैं एमबीए में एडमिशन ले पाया। देन एमबीए की एक अलग जर्नी थी, राइट फ्रॉम पूरा स्ट्रगल इंटर्नशिप के लिए, प्रिपरेशंस के लिए। एंड उसके बाद फिर फाइनल ईयर प्लेसमेंट्स एंड नाउ आई एम प्लेस्ड इन नोवार्टिस एज बिजनेस एनालिस्ट।
ओके, डेफिनेटली मैं उन चीज़ों पे अभी हम आएँगे। अभी थोड़ा-सा मैं एक ओवरव्यू पे अभी आता हूँ। नितिन, आपसे स्टार्ट करते हैं। यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम द जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। डेफिनेटली that is the NIRF ranking number 1 college from last 3 years. So definitely it's a very good thought and good point of view कि हाँ, हम एक अच्छे कॉलेज से हैं। तो कितना एक प्रेशर्स था उन सारी चीज़ों को लेके कि पहले से आपके थॉट्स थे, नहीं मुझे यहीं पे जाना है, मुझे क्या करना है? कभी आप भी उन सारी कन्फ्यूजन्स में आए? कैसे आपके सारे पॉइंट ऑफ व्यू थे? थोड़ा-सा मुझे एक बेसिक अपने ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ा-सा लेके चलें। जैसा पीयूष ने बताया कि हर चीज़ को करने के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारी पूरी जर्नी को ड्राइव करता है। जब मैं थर्ड ईयर में था, मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह सोचा था व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई डोंट डू। तो मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, फिर मैंने बहुत लोगों से कंसर्न करा, डिस्कस करा। जब मुझे पता लगा कि आफ्टर डूइंग जीपेट आई कैन डू दिस, सो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जीपेट फ्रॉम around April, May. After that, I've completed my course till December. Then I started preparation from December ending for revision. You can say revision from December ending for the GPAT. तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली सबसे पहले एक स्टूडेंट को, अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं, कि उसको अपना ड्राइविंग फोर्स अपना पता होना चाहिए कि वो क्या है, उसे अपना फ्यूचर पता होना चाहिए, उसे सबसे पहले इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि यस ही कैन डू एंड ही कैन अचीव एवरीथिंग। उसके बाद ही वो कुछ कर सकता है। और मुझे लगता है कि सिर्फ यही एक थिंकिंग है और यही एक चीज़ है जिसके थ्रू तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो या फिर सब कुछ क्लियर कर सकते हो। इस तरह से मेरी जर्नी रही थी बी फार्म की। चलिए, डेफिनेटली एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू है। नाजिया, आई कम टू यू। यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड्स में तो आप नहीं थे। आई मीन आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, आपके सीनियर्स बहुत सारी चीज़ें आपके लिए छोड़ के गए थे। आपको एक बेस बनाना था अपने जूनियर्स के लिए, उन सारी चीज़ों को देना था। तो जब आप उस लेवल पे जब स्टैंड अप किए, थर्ड ईयर के लेवल की बात करता हूँ, तो थर्ड ईयर में आपका कितना सेशन क्या था? फोर्थ ईयर जब आपने जीपैट स्टार्ट किया, ये जो नितिन जी ने बोला, पीयूष जी ने बोला, गोल डिसाइड करना कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, आपके क्या एस्पेक्ट्स थे? आप कैसे उन चीज़ों को फर्दर कन्वे कर पाए? सो आई थिंक कि कोई भी स्टूडेंट जब बी फार्म में एंटर करता है, दे हियर टू थिंग्स, ईदर इट्स ड्रग इंस्पेक्टर और इट इज जीपैट। सो ड्रग इंस्पेक्टर साउंड्स वेरी कूल कि हाँ, ड्रग इंस्पेक्टर, लाइक वी आर गेटिंग मतलब कुछ अच्छा है। बट जैसे जैसे आप प्रोसीड करते हो, एंड देन आई वुड से यू नीड अ मेंटर और अ गाइड। इट्स नॉट नेसेसरी कि यू हैव अ सीनियर, बट लाइक आई हैड अ मेंटर which is definitely you, who guided from zero till that level. Because for a student who doesn't know कि GPAT होता क्या है and how to proceed forward, और फिर it's not only about GPAT. जब GPAT qualify कर लिया, and I was a person जो like I qualified definitely, but I was not interested कि मैं M.Pharm करूँ, because my friends told कि M.Pharm, then research, then ultimately you have to become a faculty or teacher, and that wasn't my zone. So then definitely you showed me कि Nazia, you have that ability, that yes, you have that managerial skill, and you can go in another path, that is pharmaceutical MBA, and that struck me. And definitely उसके बाद मैंने वो follow किया, and I am at that position just because of you. Thank you so much. Okay. Thank you so much, Nazia, for mentioning. Okay. So definitely you have made your way. आपका जो ड्रीम था, आपको देखिए रास्ते बहुत सारे दिखाए जाते हैं, लेकिन चलना हमको होता है उन रास्तों पे। हम कितनी लगन से उस पे चलते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। श्वेता ठाकुर, I come to you. You have done your graduation from the Institute of Pharmacy, New Jalpaiguri. डेफिनेटली मैं बात करूं अगर वेस्ट बंगाल का, तो कहीं ना कहीं वहाँ की हम मिष्टी दोई और रसगुल्ला का हमेशा फेमस की बात करते हैं। फार्मा एक एजुकेशन लेवल वहाँ पे, नो डाउट। मैं अगर वेस्ट बंगाल की बात करता हूँ, तो मुझे दूसरी सबसे ज़्यादा जो सबसे अच्छे स्टेट्स की बात करूँ, तो एजुकेशन लेवल पे मुझे वेस्ट बंगाल बहुत डेवलप लगता है। चलिए उसी फोकस पे मैं आता हूँ। लाइक यू हैव टेकन द इन द बी फॉर्म
कुछ भी नहीं पता क्या है बी फॉर्म, क्या करना है, फ्यूचर क्या होना है। बस चल दिए, कहीं से किसी ने बोला, किसी ने कुछ कहा, हम भी उसी रास्ते पे चल दिए। एक थर्ड ईयर पे आने के बाद कुछ लोग जग जाते हैं कि यार अब क्या, आफ्टर बी फॉर्म क्या, डिग्री लेके घर तो नहीं बैठना है ना। सो आपने वहां से अपने आप को जगाया। सो थोड़ा सा वहां से मुझे अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा लेके आया। Yes, sir. So actually, as Nazia mentioned, that mentor is important, but Bengal में like there was not that much awareness among students. So इतना कुछ नहीं पता है बच्चों को. So first of all, I really appreciate कि you are taking this session because it's very important for students, you know, to understand कि आगे क्या opportunities है. और लाइक ड्यूरिंग थर्ड ईयर, यस, फर्स्ट सेकेंड ईयर तो हमारी वैसे ही निकल जाती है, बट थर्ड ईयर हमारा अवेयरनेस होता है कि अब कुछ करना पड़ेगा, टाइम नहीं है ज़्यादा. Then, like in people, in students in West Bengal, we generally, you know, get self-aware and self-motivated. मैंने self study करी थी और online courses and all, like not that much, you know, under mentorship and all. So it was important. मतलब it's very important, as Piyush and Nitin mentioned, that you should have a goal, and you should have a self motivation, follow a particular schedule and just do it. It's very important. So that I followed. And when I get selected into NIPER, that was an incredible journey. So like it's very different. When you get there, you get lot of opportunity, you grow not only academically, but you know, it's overall growth of yours, personality wise and everything. So it's a very good motivation, you know. You should work really hard to get there. So that's all. Okay, very good. Okay, Akanksha Sukla, now come to you. एक बेसिक बिगिनिंग, मैं आकांक्षा को एक जिस लेवल पे जानता था, टीचर के लेवल पे, तो मुझे ये लगता था कि हाँ, दिस गर्ल हैव सम पोटेंशियल. बट सबसे एक अच्छी चीज़ मुझे क्या होती थी, आकांक्षा वही कहानी आता था, सर आप मुझे इतना काम दे दीजिए, मैं लाइन टू लाइन उसको उतार दूंगी, वो चीज़ें कर दूंगी. वो एक करने की जिज्ञासा हमेशा थी आप पे. लेकिन अब जब बात करते हैं फ्यूचर बिल्डअप की बात करते हैं, तो थोड़ा सा एक प्रेशर आता है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हाउ द फ्यूचर विल बी स्टेबल, एंड क्या हम आगे कर पाएंगे, कैसे, उन सारी चीज़ों की क्या आपकी जर्नी रही, उन चीज़ों पे थोड़ा सा मैं फोकस करता हूँ. उन पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू स्टार्ट करें आपसे. Okay, starting from my B.PHARM, definitely it was not very clear in my mind that what I have to do next. So since I think, if I recall back then, you were the one who informed us that there is a exam, GPAT exam in third year. So from that point of time, I got to know कि हाँ GPAT दे सकते हैं. And for me, it was very clear I wanted scholarship. That's why I wanted to appear for the exam. So from there, obviously there were a lot of challenges and opportunities ahead, but for me I realized three things were very important. First, persistence, perseverance and good mentorship. Because आप दो चीजें तो you can get from your motivation, but third one, whenever you are falling down, you were the one who has always pushed us back कि नहीं, you can do this. Then I was like, चलो GPAT तो निकल गया, अभी नाइपर है, whether we will be able to do it, whether we will be able to crack it. Then you were like standing there and telling us, no, don't put yourself down and you can do this. So, and also you were the one who said us that Pharma MBA, go for Pharma MBA, not MS. And you, obviously you were knowing that what are the potentials that we have and where we should go ahead. So obviously I took your idea, I took your suggestion, and I headed forward. So NIPER diya, NIPER, then I qualified NIPER. Still there were a lot of confusion in my mind, lot of dilemma were there, and still you sorted them out, and I went for Pharma MBA. Then coming to placement, again I connected with you. Whether Now I don't want to listen anyone placement. Placement section is a different. So just it's the beginning. Okay, good. You have got something, and you have
gone through those situations and you have tackled those situations. That is the very important things. Okay, now Zunia Akhtar, come to you. Okay, you have done your graduation from the NSHM College Campus, Kolkata. जैसा कि एक बेसिक वही चीज़ें आती हैं कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया, ज़रूरी वो चीज़ है कि हमारा बिगनिंग कैसी रही, हमने कैसे अपनी रेस को हमने स्टार्टअप किया। मैं आपके उस रेस पे आना चाहता हूँ। क्या आप शुरू से ही वो टॉपर्स वाली कैटेगरी होती है ना, कुछ लोग होते हैं जैसे क्लास में बता देते हैं अरे ये तो टॉपर्स है, ये तो कर लेगी या तो कर लेगा, क्या हमेशा ये चीज़ था, एक और कॉन्फिडेंस लेवल था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ये अचीव कर सकती हूँ? कैसा था आपका ग्रेजुएशन लेवल? एक्चुअली स्टार्टिंग ही हुआ था B.PHARM जर्नी टू फ्रॉम अ डेविएशन फ्रॉम मेडिकल वन, so did not qualified for medical, so go to pharmacy. So ऐसे स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे ही चला गया। फिर थर्ड ईयर में पता चला कि कुछ तो होता है GPAT बोल के, इसको मतलब करने से आप आगे पढ़ाई कर मतलब वो पढ़ेंगे तो जरूर। पहले से विश था कि रिसर्च फील्ड में ही जाना है, फिर ये पता चला कि स्टाइपेंड होता है, ऐसा होता है, ये सब होता है, तब ये क्वालिफाई करना है GPAT। तो ऐसा होके थर्ड ईयर में ही प्रिपरेशन शुरू किए थे, लेकिन उतना भी मोटिवेशन नहीं था। फिर हमारे जो कॉलेज से सीनियर बैचेस था, उसमें से एक large amount of students qualified for GPAT. So from them we have taken the motivation actually that it is not that much difficult to qualify GPAT. So whomsoever we knew they qualified, how we have seen them to prepare, how did they prepare, so we can also qualify by preparing like them. So in that way हम लोग स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन। एंड जैसा ही होता है हर एग्जाम में, एट द एंड ऑफ द डे प्रिपरेशन पूरा कभी नहीं होता है, तो इसी तरह से GPAT में अराउंड 500 ही रैंक आया था, तो उतना मतलब टॉप कॉलेजेस में होने का कोई चांसेस नहीं था। तो तब टारगेट आया कि अब नाइपर क्वालिफाई करना है, कि नाइपर में ही मिलना होगा। तो इस हिसाब से फिर नाइपर का प्रिपरेशन लेके, तो नाइपर पे रैंक 19 आया था, तो उसी हिसाब से साइंस बैकग्राउंड में ही आए थे। So definitely it's a very good achievement कि GPAT में हम 500 रैंक से नाइपर में 19 रैंक लाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो लास्ट का जो हमारा 2 to 3 मंथ्स हमारा होता है गैप GPAT और नाइपर के बीच में, उसमें आपकी काफी कुछ मतलब एक अपने आप को डेविएट कर दिया कि हाँ मुझे डिवोशन के साथ वो चीजें अपने आप को लेके आना है और सिर्फ यही करना है। सो गुड, वेरी गुड फॉर दैट। ओके, नाउ पीयूष, मैं आपके पास थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आज की डेट पे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आता है, सर GPAT ठीक है कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन क्या उसके बाद भी हमारा फ्यूचर स्टेबल है? क्या फ्यूचर हमें सारी चीजें मिल जाएंगी? आप आज जहां पे स्टैंड अप करते हैं, लाइक अगर मैं आपसे बात करता हूं पीयूष, नाउ यू हैव प्लेस्ड इन द नोवार्टिस कंपनी, दैट इज अ वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया। सो अभी आप अपना फ्यूचर देखते हैं तो कैसा आपको, क्या वो जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के लेवल पे होता है, सो हाउ यू रियलाइज दैट? फ्यूचर के हिसाब से मैं बोलूंगा कि देखो GPAT है वो इम्पोर्टेंट है, बट अदर एस्पेक्ट्स जैसे आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग हो गई, आज आज डेटा साइंस का एरा है, तो आपको जरूरी है कि आपको डेटा साइंस टूल्स वगैरह का भी नॉलेज हो, क्योंकि फार्मा में भी काफी डिजिटाइजेशन हो रहा है। सो आप GPAT का प्रिपरेशन कर रहे हो, इट्स ओके, वो जरूरी है कि आप आगे अच्छे कॉलेज में जाने के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हो, बट आपको अच्छा करियर बनाने के लिए आपको उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद ये जो एडॉक चीजें जो कि अभी ट्रेंडिंग में है, जैसे अभी पाइथन वगैरह, ये सब अभी हम लोगों ने जो, मैं जिस रोल पे हूँ तो मैं पाइथन, SAS, उसके बाद अलग अलग टूल्स पे काम कर रहा हूँ। सो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्नड इन B.PHARM। सो अगर आपको करियर में एक्सेल करना है, स्पेशली डेटा साइंस जो मैं हूँ, जो जिस फील्ड में मैं हूँ, तो आपको अपने कम्युनिकेशंस एंड जो ये सारी चीजें मैंने बोली उसके ऊपर भी वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड टुडे इज टोटली चेंज्ड एंड फार्मा इज चेंजिंग। Definitely, because life is continuously changing. Like we have already faced the lockdown, we have faced the different situations because life is just changing. Every day new things is happening. Okay, good one. Okay, Nitin, now come to you. नितिन, अगर आपसे बात करता हूँ, लाइक यू हैव डन योर ग्रेजुएशन जामिया, खुद ही एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। आफ्टर जामिया यू हैव गॉन थ्रू द नाइपर मोहाली,
both are the reputed organization and definitely both have the some different credentials. So आपका क्या डिफरेंस मिला कि अगर मैं नाइप जामिया के लेवल की बात करूं, नाइपर मोहाली के लेवल की बात करता हूं, तो क्या डिफरेंस आपको मिला, कैसा आपका एक लेवल चेंज हुआ, क्या चीजें आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिली मोहाली में, उनके बारे में थोड़ा सा पॉइंट करें। आफ्टर क्वालिफाइंग जीपैट मुझे पता था कि मुझे जामिया हमदर्द में एडमिशन आराम से मिल सकता है एंड इनफैक्ट एज अ दिल्लीइट आई एम फ्रॉम दिल्ली, मुझे डिप्सार में भी एडमिशन मिल सकता है। बट मुझे एक नया एटमॉस्फेयर चाहिए था, क्योंकि अगर तुम 4 साल एक ही कॉलेज में रहो फिर अगले 2 साल भी तुम उसी कॉलेज में रहो तो नया एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। एंड फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स वी वांट न्यू एटमॉस्फेयर, दैट्स व्हाई आई गो फॉर नाइपर। और इसी मोटिवेशन के साथ और कह सकते हैं इसी चेंज लाने के लिए मैंने नाइपर जेई दिया था। उसके बाद मैंने नाइपर क्वालिफाई करा, फिर वहाँ पे गया, फिर मैंने देखा कि मुझे क्या करना है, कि जी MBA करना है या MS करना है, एंड आई गो फॉर एंड आई चूजन फॉर MBA। ओके, एंड एज यू सेड स्टेबिलिटी, कि आज के बच्चों को मतलब कैसे पता लगे कि जीपैट करने के बाद स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से स्टेबिलिटी बस एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हारा एक माइंडसेट है। अगर तुम स्टेबल हो तो मेरे हिसाब से तुम अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो। यू मस्ट बी अनस्टेबल सो दैट यू कैन अचीव एज हाई एज पॉसिबल। और इसी वजह से मुझे लगता है कि स्टेबल तो कभी होना ही नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आगे चलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी हंगर को ड्राइव करना चाहिए टू ग्रो योरसेल्फ। करेक्ट, नो, बहुत अच्छा पॉइंट है कि हाँ, स्टेबल तो हम कभी होते ही नहीं, जैसे कहते हैं ना सक्सेस, हमारा सक्सेस भी कभी अचीव तो होता ही नहीं है, हर एक स्टेप पे हमारा सक्सेस लेवल अलग हो जाता है। लेकिन जो एक कंफ्यूजन रहता है इन द थर्ड ईयर, लाइक हमें जॉब मिलेगी, फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, एक थोड़ा सा एक आइडिया तो क्लियर हो जाता है ना कि हाँ हमारे पास ये चीजें हैं। आज आप लोग जिस मुकाम पे हैं, आप जहाँ पे प्लेस्ड हैं, तो आप एक अलग नजरिए से देखें। अगर एक नॉर्मल एमफॉर्म स्टूडेंट्स को देखें या नॉर्मल कॉलेज से अगर हमारा कोई MBA करके भी निकलते हैं, डेफिनेटली यू कैन डिफरेंशिएट कि हाँ क्या हमें डिफरेंस मिला है। नाइपर का एक अलग, हम कहते हैं ना नाइपर, तो उसका बेनिफिट भी आपको कहीं ना कहीं दिखता होगा। यस, ऑब्वियसली, बिकॉज कॉलेज वो चीज है जो तुम्हें ब्रांड देता है। कॉलेज से ही पता लगता है कि क्या बेसिक चीजें तुम सीख के आए हो। If you are from this college, then they can expect that these sets of skills you are already acquired. तुम्हें ये सिखाने की जरूरत नहीं है। एंड जैसा आपने कहा कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली जीपैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ फार्मा स्टूडेंट। अगर तुम जीपैट कर सकते हो जब भी तुम आगे कुछ मास्टर्स में जा सकते हो, तुम MBA कर सकते हो, अच्छी चीज जगह जा सकते हो। बट अगर तुम जीपैट ही नहीं करते हो तो यू कांट डू एनीथिंग अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज फिर तुम उसी ग्रेजुएशन लेवल तक रह के सीमित रह के रह जाते हो, और मेरे हिसाब से वो अपने फ्यूचर के साथ जस्टिस करना नहीं होगा। चलिए, गुड वन। हाँ, कहीं ना कहीं एक हमें हट के करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को जब तक हम खुद नहीं शो करेंगे कि हम में कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है, हम कुछ कर सकते हैं, देन हमें कोई खुद ही ऐसे हमें कोई तारीफ तो नहीं करेगा ना, हमें खुद करके दिखाना पड़ेगा। चलिए, वेरी गुड। नाजिया, कम टू यू। अगर एक क्वेश्चन, अगर मैं थर्ड ईयर में जो खड़ी नाजिया से क्वेश्चन करूं और आज की डेट पे जहां नाजिया प्लेस्ड है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं, तो आज आपको क्या दिखता है? थर्ड ईयर में आपको क्या दिखता था? आपका फ्यूचर क्या है? और आज आपको क्या दिखता है एक प्लेस्ड होने के बाद? आपको जो प्लेसमेंट मिला, जो चीज़ें आप ग्रो कर पाए, नाउ यू कैन डिफरेंशिएट कि कहीं ना कहीं इस जिपैट ने और या मेरे लाइफ के जो डिसीजंस थे उन्होंने मुझे अलग किया। डेफिनेटली, लाइक आई मेंशन कि थर्ड ईयर में आई वाज कि ओके आई क्वालिफाई जीपैट, बट क्या आई रीच टू दैट स्टेज, लाइक हाउ आई एम लाइक on the stage and I would like to do means all the events and everything. So क्या वो stage मुझे GPAT के बाद भी मिलेगी? That was a confusion. So I got that path कि हाँ, now you need to do MBA and this is your path, definitely from you. And उसके बाद now I think that yes, I'm very clear कि I have to work on this, how I have to proceed forward with the same aim, though like things, I'll face the challenges, I'll differ from many things, however I think I'll reach the goal step by step. So there's a lot of difference between the one who did not know where to go after GPAT and the one
who knows that I have to take small steps and reach my goal. गुड वन, बिल्कुल ये डिफरेंस हमारा चेंज होता है जब हम चीज़ों को लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल श्वेता, मैं आप पे आता हूँ। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, लाइक आपने एमबीए डिसीजन लिया, एम फॉर्म, ऑब्वियस सी बात है, आपने एम फॉर्म छोड़ के एमबीए पे से आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। कुछ ना कुछ आपके माइंड में रहा होगा, व्हाई एमबीए, व्हाई ओनली एमबीए? अगर आपके सिंपल क्वेश्चन आओ, व्हाई नॉट एम फॉर्म? क्यों? ओनली So, प्लेसमेंट, जॉब या कुछ और? no, it's not about placement, because it is about placement, of course, because वो भी important है, वही important in fact, but you should know your skills, you should know yourself, कि तुम्हारी interest क्या है, तुम research में जाना चाहते हो, आप और पढ़ना चाहते हो, या आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हो, आपके स्किल सेट्स क्या कहते हैं, डू यू नो योर सेल्फ, एनालाइज योर सेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट टू एनालाइज योर सेल्फ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, और मेक योर, मतलब पीपल सेज ना कि वीकनेस को पे ध्यान दो, बट देयर इज दिस न्यू कॉन्सेप्ट वे तुम अपने स्ट्रेंथ को और अपस्किल करो और उस तरफ मूव करो। सो दिस वाज द ओनली थिंग दैट मोटिवेटेड मी कि नहीं यार, मतलब आई कैन गो फॉर एम फार्म, MBA is my thing, and I talked to many seniors, and there were a lot of opportunities here for me, not for, it's not like it's very random thing for person to person. It may vary, if you are interested in research, you must go there, and if you really want to get into pharma, marketing, sales, analyst, so you should choose for this MBA. So it's something that you should only decide if you know your skills. तो सबसे पहले एनालाइज योर सेल्फ एंड देन थिंक अबाउट इट कि तुम्हें फार्मा मतलब मैनेजमेंट में जाना चाहिए या यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च। सो दैट्स द पॉइंट, यू शुड एनालाइज योरसेल्फ। ऑब्वियस बात है, सेल्फ एनालिसिस सबसे जरूरी है। अगर आप एक सिर्फ कहते हैं ना कि हम अपने बेसिक कहें कि अगर सिर्फ पढ़ाकू स्टूडेंट्स को हम बोल दें कि आप मार्केट में जाके काम करें तो कहीं ना कहीं परेशान हो जाएगा। तो अपने आप को एनालाइज करना जरूरी है, फ्रॉम एट विच पोजीशन फॉर विच जॉब यू सुटेबल, तो वो चीज़ें खुद से एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड वन। जूनिया, आप पे आते हैं। आपका थोड़ा सा केस मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। लाइक यू हैव डन योर फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी एमफॉर्म फ्रॉम द नाइपर एंड यू हैव गॉट प्लेस्ड इन ऑल्सो GSK, बट आफ्टर दैट you have gone for the PhD. Okay, you have qualified the PhD entrance and you have got admission in the PhD. So why not job, why PhD? Only because you are the research one orientation, या आपके फ्यूचर्स गोल के हिसाब से क्या आपके मोटोज हैं? थोड़ा सा उनको एक अगर पॉइंट आउट करें तो। Actually, initially I had intention to go into research field, but when the placement happened, that was a peak corona period, and during that time nothing was certain what will happen in the next year or in that current year. So I sat for the interview and got placed in GSK, and that was the thing which I wanted to do at that time, that depending on the situation. Then after those when happened and I sat it, did it, but when I qualified, then I gave a thought that what I want to do, to continue in GSK or to go for research. So during that time I thought that whatever was my first choice, I must continue that one depending on the condition. So I preferred to go for PhD. Definitely, because definitely research, and for the future growth you just selected the PhD. Definitely that's a good one. Okay, Akanksha, now come to you. Like you have placed in GSK as a good placement record for the NIPER MBA. I hope in the NIPER MBA means Mohali, all 100% placed till now? Yes, sir. Okay, placed सारे हो चुके हैं। Now अब आप ऑलमोस्ट 3 to 4 months आपको जॉब करते हुए भी हो गए हैं। ओके, नाउ अब अगर जहाँ से आप कर रहे हैं उस लेवल से अगर एक बात करें, व्हाट डू यू थिंक कि हाँ कितना बेसिक चेंज आया अगर एक सिंपल किसी नॉन GPAT कॉलेज से अगर कोई स्टूडेंट्स करता है
and you have done MBA or like M.Pharm from the NIPER, then what is the point of view, दोनों में क्या आपको डिफरेंस दिखता है? क्योंकि आपने वो नाइपर लाइफ देखी है, आपने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, आपने दोनों सिचुएशंस को देखे होंगे, तो आपके अकॉर्डिंग क्या दिखता है उन चीज़ों में? Okay, so starting with non-GPAT qualified students, obviously, let me make it very clear, you won't get this opportunity if you haven't qualified GPAT, and then you haven't qualified NIPER as well, because GSK is one of the organization, as far as we have been informed. For my post, it was the NIPER Mohali only. They have recruited 5 to 6 students for supply chain management. So I got this opportunity only because I finished my post graduation from NIPER Mohali. Second thing, what has changed? Definitely the ideology and the vision where you want to go ahead. That has definitely changed for me. बिकॉज जब जीपैट नहीं किया था ना, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर लाइक कि ठीक है ना, यहाँ से नहीं हुआ तो वी कैन फिनिश इट फ्रॉम एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कहीं से भी तो मिल ही जाएगी डिग्री. बट until and unless you get that degree from one of the renowned institution, you won't get that feeling of getting it actually. And second thing is, जब आपका नाइपर में हो गया, and when you will go there and look at the atmosphere and the celebration that they actually do for all the cultural and for all the cultural festivals, and as well as for all the religious point of view, लोग बहुत तरह से अक्रॉस स्टेट यहाँ पर लोग रहते हैं, तो डेफिनेटली यू विल सी वन ऑफ दैट एरिया जहाँ पर यू वॉन्ट बी फीलिंग आइसोलेटेड देयर. वहाँ पे आप ऐसे सबके साथ रहते हो, इतना एंजॉय करते हो. फैकल्टीज की बात की जाए तो डेफिनेटली दे आर कोऑपरेटिव एंड दे विल मेक यू फील लाइक अ फैमिली देयर. वहाँ पे आपका कोई होता नहीं, ऐसे चले जाते हो अचानक से एंड यू डोंट फील लाइक कि अभी क्या करना है यहाँ पर. सो ऑब्वियसली यू नीड समवेयर, यू ऑल्सो नीड समवन देयर. तो फैकल्टी एंड फ्रेंड्स, दे आर योर लाइक बैकबोन. वहाँ पे वो दे विल ऑलवेज सपोर्ट यू देयर. देन कमिंग टू आफ्टर गेटिंग रिक्रूटेड इन GSK, is initial phase would be difficult, to be honest, because you have adapted lot of things at the time of your MBA, but when it comes to actually absorbing everything in the corporate point of view, that will have complete different scenario there. तो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ आपको लगेगा कि इट इज क्वाइट स्ट्रगलिंग, आपको थोड़ा सा मैनेज और एडजस्ट भी करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू योर मैनेजर, विद रिस्पेक्ट टू योर कलीग, विद रिस्पेक्ट टू योर टाइम जोन. सब चीजों को लेके थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा. बट एज सुन एज योर 3 months पास्ट, फिर तो आपको लगता है कि अरे इतना ईजी था, इतना क्यों टेंशन ले रहे थे, ये काम तो हम सीख गए. सो आफ्टर दैट लाइफ विल गो ऑन ईजी, आई थिंक सो. डेफिनेटली. और इस चीज को थोड़ा सा अगर इलेबोरेट करें, हर एक चीज लाइफ में जब भी कोई एक नया डिसीजन लेते हैं ना, थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, जब आप B.PHARM में एडमिशन लिए होंगे तो क्या आपको तब आपकी लाइफ थोड़ी सी चेंज नहीं हुई होगी? डेफिनेटली 1-2 महीने हमें एक्लेटमाइज होने में लग जाते हैं. नाउ देन आप MBA में गए होंगे, डेफिनेटली वहां पे भी आपको लगा होगा यार क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. थोड़े से एक कंफ्यूजन तो शुरुआत में आते ही हैं, तमाम प्रकार की चीजें होती हैं. डेफिनेटली अभी आप इस कंपनी में हैं, न्यू में स्विच करेंगे, फिर वही फेज आएगा. ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में नहीं आएंगे, क्योंकि जब भी हम लाइफ में कुछ भी नए डिसीजन लेते हैं तो ये शायद चीजें आती हैं. बट जैसा कि आपने बोला ना, अगर वो 2 महीने हैंडल कर लिया, 3 महीने हैंडल कर लिया, नाउ यू फील ओके, इट्स जस्ट चुटकी बजाते ही काम हो जाने वाला काम. वो चीजें हमारे साथ चल रही है. सो गुड वन. चलिए बढ़िया. ओके, अब मैं एक चीज स्टार्टिंग यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लेवल पे मैं फिर से वापस आता हूँ. ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा रहा. पीयूष, मैं आपसे एक बात करता हूँ. लाइक जब आप जीपैट की बात कर रहे होंगे, अपने टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, 2 चीजें मुझे अपने ओपिनियन से बताइएगा. एक कंसिस्टेंसी, जो स्टूडेंट शायद हमेशा परेशान रहते हैं, सर कंसिस्टेंसी नहीं बनती है. ठीक है, कभी ना कभी हम सर पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, मन भटक जाता है, मन भ्रमित हो जाता है, एक अलग सिचुएशंस में हमारी चीजें आ जाती हैं. कंसिस्टेंसी कैसे बना सकते हैं? जस्ट सजेशंस जूनियर के लेवल पे आपके. कंसिस्टेंसी एक दिन में तो नहीं आएगी, तो ग्रेजुअली क्या कर सकते हो आप, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ऐसे स्टार्टिंग में पढ़ाई कर सकते हो. धीरे धीरे वो आवर्स को आप एक्सटेंड कर सकते हो. और जो आपके मतलब जो फेवरेट सब्जेक्ट्स है, जैसे आप बोर हो रहे हो, आपको कुछ करने की इच्छा नहीं है, तो आप उन सब्जेक्ट्स को कर सकते हो. जैसे मैं कोलॉजी में मेरे को कोलॉजी बहुत पसंद थी, तो जब मेरे को कुछ पढ़ने का मन नहीं करा तो मैं कोलॉजी पढ़ लेता था. वैसे ही केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट था, जब मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाता था तो केमिस्ट्री पढ़ लेता था.
तो कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से एक दिन में तो नहीं आएगी। कंसिस्टेंसी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ के परेशान हो जाओगे, तो धीरे धीरे मे बी विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स आप अपना जो टाइम डेडिकेट कर रहे हो बढ़ा सकते हो। और सबसे मेन मतलब कि स्ट्रेस फ्री होकर प्रिपरेशन करना है, कि ज्यादा रिजल्ट और आउटकम को सोचना नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, और आपको एक मतलब वो जो जर्नी है उसको लिव करना है कि हाँ आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, और रिजल्ट जो भी होगा वो डिपेंड करता है कि क्या होगा क्या। उस वक्त काफी लोग पैनिक हो जाते हैं, काफी लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छी करते हैं बट उस वक्त टेम्परामेंट उनका सही नहीं रहता। तो मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन के साथ अपना टेम्परामेंट भी बिल्ड करना है, जिससे कि आप एक्चुअल एग्जाम के दिन पैनिक ना हो। करेक्ट, बिल्कुल। सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमें एक कंसिस्टेंसी वर्क करना पड़ेगा, रेगुलर कंटिन्यूअस वर्क करना पड़ेगा, तभी हम उस चीज को ला पाएंगे। वेरी गुड सजेशन। डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये चीजें फॉलो जरूर करना चाहिए। सो नाउ नितिन, आपसे मैं पॉइंट करता हूँ। सिंपल एक चीज स्टूडेंट्स का जैसे होता है ना कि सर मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, तमाम प्रकार की चीजें, सर कुछ चीजें समझ में आई नहीं आई, क्या मुझे स्टैंडर्ड बुक्स को सारी चीजें एक बार एक एक लाइन रीड आउट करना है, क्या आपका सजेशन होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू पे? सबसे पहले तो हमें हमेशा स्टैंडर्ड बुक ही रेफर करनी चाहिए, जैसे कॉलोजी के लिए केडी त्रिपाठी हुई, लैटमैन हुई, इस तरह से हमेशा स्टैंडर्ड बुक ही लो। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है तो यू शुड वर्क इन अ ग्रुप, क्योंकि अगर ग्रुप के साथ चलोगे तो बहुत अच्छे से चलोगे, अगर अकेले चलोगे तो बहुत जल्दी थक जाओगे। और मन लगा रहता है। अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी बनानी है तो सबसे पहले तुम्हें ये करना होगा कि अपने आप को एक छोटे छोटे गोल्स दो। जिस तरह से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जीडीसी की सीरीज हुई, ऐसी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, खुद को गोल दो, ये करो कि अब इतने कम मार्क्स आए, अब ज़्यादा आने चाहिए, ऐसे करके तुम कर सकते हो। और रही बात स्टैंडर्ड्स नोट्स की और बुक्स की, तो हमेशा स्टैंडर्ड्स नोट्स ही यूज़ करो, क्योंकि वो चीज़ होती है जो ओवरऑल यूज़ होती है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों ने बनाई होती है। और जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हुए या फिर रेफरेंस वाले, या फिर यू कैन से जो ज़्यादा कंसिस्टेंसी किसी के साथ पढ़ने चाहिए, तो जीपैट में हमेशा ये होता है कि प्रपोर्शन चेंज होता रहता है सब्जेक्ट्स का। सो यू शुड कवर ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स। तुम एक आधी में थोड़ी सी ढील छोड़ सकते हो, बट यू शुड कवर ऑल द सब्जेक्ट, जिस तरह से कि अगर किसी भी सब्जेक्ट से ज़्यादा आए तो उस पर तुम्हारी ग्रिप हो अच्छे से। ऐसा ना हो कि तुम उसमें बिल्कुल ही जीरो हो और वहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। और दूसरी बात, अगर तुम कंसिस्टेंटली कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट देते रहोगे, अपने आप को चैलेंजेस देते रहोगे, तो जब तुम वहाँ पे एग्जाम देने जाओगे 26 जनवरी को, तो तुम्हें ज़्यादा शॉकिंग एनवायरनमेंट नहीं लगेगा, ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहाँ आ गए, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हो रही है। ऐसा लगेगा कि हाँ, ये चीज़ हमने फेस करी हुई है। तो यही होना चाहिए तुम्हारे साथ। वेरी गुड सजेशन कि हाँ, चीज़ों को एक लाइट वे में लेना है, बस कंटिन्यूअस हमें चलते जाना है, चीज़ हर एक चीज़ को फोकस करना है, कुछ भी मिस आउट नहीं करना है। ओके नाजिया, में आप पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, टेस्ट देते हैं ना, मार्क्स कम ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, सर कम आ रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, पूरा टॉपिक करके जा रहे हैं, फिर भी मार्क्स कम आ रहे हैं, टेस्ट में सर मार्क्स बहुत प्रॉब्लम आती है। आप भी शायद उस सिचुएशन में कभी रहे होगे। सो आपने उन चीज़ों को कैसे हैंडल किया? सिंपल अगर आप सजेशन देना चाहें अपने जूनियर्स को, क्या सजेशन होगा इसको? हाँ, ऑब्वियसली जब मार्क्स कम आते हैं तो बहुत बुरा लगता है, एंड इनफैक्ट जब आप अपने फ्रेंड्स के बीच में हो, सो आई थिंक बट दैट वाज द थिंग जो मोटिवेट कर सकता है कि लाइक अगर यू आर गेटिंग लो मार्क्स, सो दैट कैन मोटिवेट कि हम एक स्टेप जितना हम पढ़ रहे थे उससे एक स्टेप और आगे, मतलब लाइक इफ वी वर स्टडिंग 3 आवर्स, सो वी कैन increase those hours, और वो एज अ चैलेंज कैन लीड यू टू सक्सेस। लाइक इट हैपेंड इन माई केस कि हाँ, 1 मार्क्स वॉज ऑल्सो अ थिंग बिकॉज इट वॉज इन अ सिटी कि 1 मार्क्स आपका कम आ रहा है, एंड आई हैड टू बी फॉर ऑल ओवर इंडिया। सो आई थिंक दैट वॉज अ चैलेंज, एंड I got through it by increasing the efforts and obviously consistency, as Piyush mentioned. That is the key. Definitely, good one.
वेरी गुड पॉइंट कि हाँ, चीज़ों को हमें लेके चलना है, हर एक चीज़ को टेंशन नहीं लेना है, मार्क्स कम आए, अगली बार और थोड़ा मेहनत करेंगे, नंबर अच्छे लेके आएंगे। नाउ श्वेता, कम टू यू। और एक पॉइंट यहाँ पे स्टूडेंट्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, सर टाइम नहीं मैनेज होता है, रिवीजन करने जाते हैं तो आगे का नहीं पढ़ पाते हैं, आगे का पढ़ते हैं तो टेस्ट नहीं दे पाते हैं। ये बहुत एक क्वेश्चंस रहता है, सर टाइम कैसे मैनेज करें। सो आपका क्या स्ट्रेटजी था, आप कैसे उन टाइम को मैनेज करते थे, अगर मैं जूनियर्स के लेवल पे आपसे वो सजेशन चाहूँ। I really think that time अपने पास है, हमारी ही है, टाइम पूरे दिन की है, हम कर सकते हैं मैनेज। वी शुड नो ourselves and we should make a routine and try to follow it। और वो मोटिवेशन भी होना चाहिए, वो गोल एक प्रॉपर गोल होना चाहिए कि नहीं आज मुझे इतने घंटे ये चीज़ें कवर करनी है। सो सबसे पहले तो वो गोल फिक्स होना चाहिए, देन देयर शुड बी अ प्रॉपर रूटीन एंड just follow it, it's in your hand। this is something that कोई और कितना भी बोल दे, तुम्हारे खुद के अंदर नहीं होगा तो you will not follow। so तुम्हें खुद अवेयर होना चाहिए, खुद को एनालाइज करो, पुश करो, खुद को पुश करो कि नो आई हैव टू डू दिस। मतलब इसके बाद उस दिन का इमेजिन करना चाहिए कि जिस दिन आई विल गेट सिलेक्टेड एंड यू नो आई विल गेट गुड मार्क्स, देयर विल बी ग्रेट फ्यूचर अहेड। और वो आज नहीं किया तो फिर आगे जाके मैं कुछ बड़ा मिस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। सो जस्ट you know fix a routine and just try to follow it every day। The consistency is very important and be motivated as well। so yeah, this is the key। डेफिनेटली हाँ, हमें हमेशा अपने गोल के लिए रेडी होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, और उनको हमेशा रेडी रहना चाहिए कि हाँ चीज़ों को हम अच्छे से कर सकें, हमारा फ्यूचर ज़रूर अच्छा होगा। गुड वन, ओके, थैंक यू। जूनिया, आपके पॉइंट पे मैं आता हूँ। एक क्वेश्चंस बच्चों का जो हाँ जहाँ पे आज के डेट पे खास तौर पर जैसे जैसे अब टाइम नज़दीक आ रहा है, प्रेशर, सर ये प्रेशर नहीं हैंडल हो पा रहा है। लाइक कभी कभी सर ऐसा लगता है नहीं होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं होगा। लाइक हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं कि हाँ मुझे मेहनत कर रहा हूँ, जीपैट मुझे देना है, क्वालिफाई करना है, लेकिन फिर भी ये डर तो लगा रहता है। तो क्या डर की वजह से कोई मुझे ऑप्शन बी बनाना चाहिए, कैसे उन चीज़ों को कैसे टैकल करना चाहिए जब हमारा प्रेशर ज़्यादा होता है। आपके क्या उस समय के बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू थे? हाँ, एक्चुअली जो डर के बारे में जो टेंशन आएगा वो तो मतलब टेंशन करके तो हमें कोई फायदा तो नहीं होगा, ये सोचना पड़ेगा कि ऊपर से उस टाइम हम अगर अपना प्रिपरेशन में दे, अपना जो MCQs प्रैक्टिस करने में, ये सब जिसकी वजह से मेरा रैंक अच्छा आ सकता है, जो मुझे फायदा देगा, वो करके हम पॉजिटिव वे से इसको ओवरकम कर सकते हैं। कि ये सोचना पड़ेगा कि जो डर के बारे में मेरा जो टाइम जा रहा है वो तो मुझे अल्टीमेटली नेगेटिव साइड में लेके जा रहा है, वो करके कोई तो बेनिफिट तो कुछ नहीं है। तो ऐसा सोच के पॉजिटिव साइड में रहना चाहिए। होता ही है, ये होगा, जितना एग्जाम आगे आएगा उतना ये होता ही रहेगा। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं देखे तो हमारे साथ भी यही एक्सपीरियंस हुआ। तो ओवरकम करके रहना चाहिए। आपने अपने सीनियर्स में या बैचमेट कभी कभी देखे होंगे कि अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, प्रिपरेशन अच्छा करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर लेने लग जाते हैं ना कि उसकी वजह से शायद वो अपने रिजल्ट को अफेक्ट कर लेते हैं। नर्वसनेस की वजह से बहुत जो होना चाहिए उल्टा रिजल्ट आ जाता है। तो इस टाइम पे पॉजिटिव रहना चाहिए। वो सब फालतू का टेंशन लेके मतलब अपना ही खराब करना ये होता है। तो स्टूडेंट्स को ये दिमाग में रहना चाहिए कि मैं सोच रहे हैं ये अल्टीमेटली तो मुझे कुछ बेनिफिट नहीं देगा, स्ट्रेस लेके कोई बेनिफिट तो नहीं होगा। करेक्ट है। तो स्ट्रेस को हटा के बस अपने हाथ में जो है उतना प्रिपरेशन लेके चलना पड़ेगा। चलिए, ओके, वेरी गुड। आकांक्षा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आता हूँ, एक चीज़ें हमारा आता है रिवीजन। जब हम पढ़ाई करते हैं ना, रिवीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं ना, ये भी नया पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। रिवीजन तो हो जाएगा लेकिन सारी चीज़ें एक बार पढ़ लें। आपका बेस्ट सजेशन रिगार्डिंग रिवीजन एंड द न्यू कंटेंट रीडिंग कैसा रहेगा स्टूडेंट्स के एक सजेशन के लिए, फिर उनके मैं फ्यूचर्स की बात करूँ। ओके, सो फॉर मी आई फील इन द बिगनिंग जब आप प्रिपरेशन के लिए जाते हो तो आपको सब कुछ नया ही पढ़ाया जाता है, नॉट ऑलमोस्ट बट 50% आई वुड से, बिकॉज सम ऑफ यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग
from third year, and some of you will start from the fourth year. So it depends on the student to student how much new content they are going to read ahead. So based on that, जब आपको नया कंटेंट पढ़ाया जा रहा है तो ऑलवेज फोकस ऑन दैट, डेफिनेटली यू विल डू दैट ऑल्सो. देन 1 या 2 महीने होने के बाद क्या होता है कि कोर्सेज ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, नया कंटेंट भी काफ़ी होता है, एंड यू हैव टू रिवाइज अ लॉट. तो एट दैट पॉइंट व्हाट आई वुड सजेस्ट कि पीछे का छोड़ो मत, आगे का पढ़ो ज़रूर, पर पीछे के लिए अगर आई वुड से फॉर अ वीक आपको उस वीक 5 दिन लगातार क्लासेस चल रही हैं आपकी, एंड देयर इज 2 डे जब आपको देयर आर 2 डेज जब आपको ऑफ भी मिल रहा है उस वक्त, मे बी उस वक्त आपको हो सकता है कि एप्टी देना हो या MCQs देने हो, कोई टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी हो, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू मेक श्योर कि आपने जो पिछले 2 महीने पढ़े हैं उसमें से 1 या 2 टॉपिक और अ बुकलेट डिपेंडिंग ऑन योर पोटेंशियल आप एक रिवीजन रखो, एंड मेक श्योर कि वो जो 2 दिन आपको मिला है उस बीच आप एक ऐसा टेस्ट सीरीज करो जो आपके पीछे रिवीजन कर रहा हो, एंड फॉर 1 डे आप ऐसा कर सकते हो कि जो नया कंटेंट है उसको भी एक बार गो थ्रू कर लो. सो बेस्ड ऑन दैट अगर आप मंथ वाइज भी एक बार ऐसा करते हो ना, तो यू विल बी इन टच विद योर रिवीजन पार्ट एज वेल एज विद योर न्यू कंटेंट एज. डेफिनेटली ये चीजें हैं कि हाँ, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है, टाइम मैनेज करना है, ये हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी है कि हाँ उन चीजों को हम बैलेंस करके चलें, नया भी पढ़े और पीछे का रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है जिसको मिस नहीं कर सकते. ओके, नाउ जस्ट अब मैं सिंपल आता हूँ, आप सब पे 1 बाय 1 आऊंगा, जस्ट आप अपने बेस्ट सजेशन दीजिएगा. और एक पॉइंट होता है ना कि फ्यूचर में व्हाट दे कैन गेट, सिंपली एक चीज बात करूं कि हाँ अगर ये चीज हुआ तो उनको क्या मिल सकता है. मैं 1 बाय 1 आप पे आता हूँ. पीयूष, आपसे स्टार्ट करता हूँ. आपका अपने जूनियर्स के लिए डेफिनेटली क्या सजेशन होगा एक बेस्ट वे में, आप जिस लेवल पे खड़े हैं वहां से अगर आप देखें तो आप क्या सजेशन उनको देना चाहेंगे कि क्या मिल सकता है उनको इन फ्यूचर, अगर उन्होंने अपना बेस्ट दिया तो? बेस्ट सजेशन पे बेस्ट, अगर देखो, अगर आप जीपैट क्वालिफाई करोगे, उसके बाद नाइपर या फिर कोई भी एक रेपुटेड कॉलेज में जाओगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. वो अपॉर्चुनिटीज आपका मे बी करियर सेट कर सकती है, जो आपने कभी इमेजिन किया रहेगा कि मैं ऐसी कंपनी में जॉब करूंगा, मेरे को ये घर लेना है, ये करना है, वो करना है. तो वो सारी चीजें तब पॉसिबल है जब आज आप अपना 100% दोगे. आप जब अपना आप जब नाइपर या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, दिक्सा, जामिया हमदर्द, IIT BHU, ICT ऐसे कॉलेजेस में जाते हो तो वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर मिलता है, वहाँ पर डाइवर्सिटी मिलती है जो आपको डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद करती है. वहाँ पर आप लोगों को गाइडेंस मिलता है टीचर्स का, जो मे भी आपको बहुत पुश कर सकता है आपके करियर में. तो मैं बोलूंगा कि आप अगर आज मेहनत करोगे तो हो सकता है आप अपने फ्यूचर में जो भी आपको ड्रीम्स है वो सब है वो आप अचीव कर पाओगे. और अगर आज आप नहीं करोगे तो फिर आपका ही लॉस. डेफिनेटली आज हमें बेस्ट देना है कल के लिए, आज मेहनत करेंगे अपना बेस्ट तो डेफिनेटली फ्यूचर हमारा स्टेबल होगा, सिक्योर होगा. ये चीजें बेस्ट सजेशन. ओके नितिन, नाउ कम टू यू. एक लाइन में पॉइंट होगा, आपका बेस्ट सजेशन क्या होगा? ब्रांडिंग लेवल. ब्रांडिंग मीन्स लाइक हम नाइपर की जैसे बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं ना नाइपर एक ब्रांड है. ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, एक इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये एक ब्रांड है. तो उसका कितना फर्क आप देखते हो जहां पे आज आप प्लेस्ड हो? नाउ यू आर प्लेस्ड इन द एक्यूबिया, दैट इज द वेल रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन. तो आप क्या कैसे देखते हैं, और वहां से आप अगर एक स्टैंड अप करके अपने जूनियर्स को सजेशन दें, ब्रांड का कितना फर्क पड़ता है? या श्योर. बेसिकली कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक किक ऑफ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक किक स्टार्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो डिपेंड करता है और उसी के ऊपर डिपेंड करता है इनफैक्ट वी शुड से कि तुम कितना आगे जाओ. ठीक है, राइट नाउ आई एम इन IQVIA, दिस इज द नंबर 1 कंसल्टेंसी फर्म. इसमें भी हर कॉलेज के हिसाब से अलग अलग पैकेजेस दिए जाते हैं, पैकेजेस ऑफर्स किए जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग कि तुम कहाँ से आए हो. तो इसलिए अगर तुम आज अपने आप पे इन्वेस्ट करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, तभी तुम एक रेप्यूटेड कॉलेज में जा सकते हो. जैसे पीयूष ने इतने सारे कॉलेजेस बताए, ICT, नाइपर मोहाली, डिप्सार एंड ऑल दीज थिंग्स. तो आई थिंक ब्रांडेड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि तुम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, और उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हाउ मच यू कैन जंप फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. डेफिनेटली ये चीज़ें हमें अफेक्ट ज़रूर करती हैं कि हाँ अगर हम एक
बस आज की डेट पे हमने डिसीजन लिया है तो फ्यूचर वो हमारे लिए स्टेबल बनाएगा, वही चीज़ हमारा वहीं से पॉइंट आता है। थैंक यू फॉर द पॉइंट। नाउ नाजिया, कम टू यू। यू हैव गॉट थ्रू द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आपने डिप्सार से एमबीए किया एंड राइट नाउ यू आर प्लेस्ड इन द जीएस एसोसिएट्स। तो एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू इन लोगों से थोड़ा सा वेरी करेगा, बिकॉज जैसा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशंस का एक थोड़ा सा फर्क पड़ता है। एक नया चीज नाइपर एमबीए तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे है ना। डिप्सार अगर मैं एमबीए के बारे में बात करता हूँ, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू आता है, कैसा वहाँ का आप कहना चाहोगे स्टूडेंट्स का एक सजेशन के रूप में? अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू करूँ, कैसा होगा एक? So the basic thing which I'll put is कि it is the student who raises his arms forward and gets the selection. Yeah, the any of the colleges or anything, the institute, it acts as a backbone. However, you are the one जो forward रहता है, who has to present him or herself. So talking about DIPSRU, yes, before getting admission, as I missed the flight for NIPER counseling, so before getting admission in DIPSRU, मुझे बहुत suggestions मिले कि like it's not a good college and no placements and everything. But I had it in mind कि I had to kick start anything. That if I have the talent, I can go through. And when I joined it, I got the, I would say, best faculties because all were business persons. I got the visiting faculty, the guest faculties. Those were also had a background of the business. Like some had their own companies and everything. So there was a point that yes, these people also have that background and they have raised from that to being a co-founder of a company. So why not me? As I'm getting guidance from them. So those knowledge, and apart from that, whatever, like knowledge starts from the beginning. It starts from when you start studying. So gathering all those things and then putting yourself forward in front of the company and then getting placed. I think it is a long process. It's not just कि एक college में आपने admission लिया and you get that company. No, you start from the beginning. Like from a school also you learn something, and then college, then post graduation, and finally the company in which you are getting placed. करेक्ट, डेफिनेटली कि हमें हर एक लेवल पे चीज़ों को लेके आना पड़ेगा और बेसिक से सारी चीज़ें आनी पड़ेंगी। कॉलेज ठीक है, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, कॉलेज कभी अच्छे बुरे नहीं होते हैं। मेन चीज़ क्या होता है, वी हैव द स्टेमिना, हम कितने अपना एफर्ट देते हैं, हम कितना उन चीज़ों को लेके आ पाते हैं, वो चीज़ें हमारी ज़रूर फर्क डालती हैं। ओके, नाउ कम टू द श्वेता, like you have placed in the course 5i, that is the very good organization. एक जैसे हम बात करते हैं ना कि कहते हैं कि हाँ, अगर मुझे MBA कर लिया तो मेरा प्लेसमेंट अच्छा होगा, सारी चीज़ें हमारे पास बेस्ट होंगी, लेकिन उसके लिए एक एफर्ट भी बहुत ज़रूरी है और बहुत बेस्ट एफर्ट करने की मेहनत की ज़रूरत भी होती है। लाइक पीयूष इन इनिशियल हैज सेड, नॉट ओनली द नॉलेज, योर लाइक अगर आपका जितना भी मोटिवेशन है, या मैं बात करूँ आपका जितना भी अदर डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें भी उसमें हमारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप कैसे देखते हैं आफ्टर प्लेसमेंट, व्हाट इज़ द जीपैट इम्पॉर्टेंस एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द फार्मा फील्ड? लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि फ्यूचर में जॉब नहीं है, तमाम प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं या मार्केटिंग फील्ड में जाते हैं, वहाँ पे सर जॉब ज़्यादा नहीं मिलती हैं, एक वो चीज़ें होती हैं। आप उन चीज़ों को कैसे आज की डेट पे किस नज़रिए से देखती हैं? बेस्ट सजेशन अपने स्टूडेंट्स के लिए जो आप उनको बोलना चाहें। या एक्चुअली जैसे अगर मैं अपने कॉलेज टाइम पे जाऊँ तो मेरी भी यही थॉट थी कि देयर इज़ नॉट मच जॉब, इतनी सैलरी नहीं है, क्या मैं गलत जगह पे हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर वेर सो मच नेगेटिव थॉट्स। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, यू नो, यू गेट अचीव इन वट एवर यू आर डूइंग, you get into NIPER, and when your personality gets developed, you know, you upskill yourself at all level, like in management, in skilling yourself in communications, and you know, excelling yourself in various courses, like Excel and all. Like you need to upskill yourself, and then you'll get to know that there is so much opportunities. There is many opportunities that I didn't knew before, but I got to know when I were in NIPER. So there is lots of scope. ऐसा नहीं है कि आगे जॉब नहीं है,
बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अच्छे पैकेजेस हैं और देयर इज़ अ जॉब सेटिस्फैक्शन एज वेल। तुम्हें मज़ा आएगा आगे जाके लोगों से मिल के, दोज पीपल्स who are in the management in a senior level, they interact with you so well, they comfort you, they yeah, the key is knowledge बहुत important है और वो है अगर आपके पास, there's lot of ways, so just keep upskilling yourself and you'll go through it, you'll achieve whatever you want, so there are opportunities for sure. डेफिनेटली वेरी गुड सजेशन, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने दिए। डेफिनेटली स्टूडेंट्स को इससे बहुत बेनिफिट होगा अगर वो इन चीज़ों से सीखने चाहेंगे। नाउ जूनियर, कम टू यू, यू आर द डिफरेंट बैकग्राउंड, ऑल दीज माय 5 स्टूडेंट्स आर द एमबीए। ओके, नाउ आकांक्षा, कम टू यू। अगर एक पॉइंट आता है हमारा आज की डेट पे, पॉइंट्स बहुत सिंपल हैं, ठीक है, कि सर क्या इसके बाद क्या, इसके बाद क्या मींस, अगर बी फॉर्म हुआ देन जीपैट हुआ, लाइक कंपैरिजन के बेसिस पे मैं बात करूंगा। एक सिंपल, अगर हम दोनों चीज़ों को कंपैरेटिव स्टडी की बात करेंगे, एमबीए गुड प्लेसमेंट ओके, बट पॉइंट वही है कि एमबीए के उतने हमारे सीट्स तो होती ही नहीं है ना। क्या आपने दोनों कल्चर देखे हैं वहाँ पे मोहाली में, या अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें नाइपर में जो होते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ऐसा उनका एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट होता है हमारे नाइपर्स में, जहाँ पे उनको एक अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? ठीक है, प्लेसमेंट हमारा अच्छा होगा, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है ना, कि हमारी जो लर्निंग हुई है, हमने जो नॉलेज ऑब्टेन्ड किया है, नॉट ओनली इन द फार्मा बट ऑल्सो इन द लॉट ऑफ द फील्ड्स, क्या आप वहां से देखते हैं? कैसा आपको एक इन्वायरमेंट कल्चर दिखता है अगर मैं वहां से बात करता हूं तो? All right. Starting from the pharma MBA, if you want to know MBA program में आपको क्या सीखना है, on the whole there is an event of for a month actually, Enigma. So उसमें क्या होता है कि there are multiple events जिसमें, and all those events are interconnected with your MBA program, be it related to your bazaar beats जिसमें आपको स्टॉक्स के बारे में बताया जाएगा, be it related to sales safari जिसमें आपको सेल्स का क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, वो सब बताया जाता है। सो देयर आर लॉट ऑफ राउंड्स जिसमें आपको सिर्फ सीखने को ही मिलता है। वो 2 साल का जो एमबीए होता है ना नाइपर का, वो पूरा 1 मंथ के इवेंट में आप कंक्लूड कर सकते हो। एंड फॉर एमएस स्टूडेंट्स इट्स लाइक उनके लिए लैब बहुत जरूरी होती है, एंड फॉर लैब के लिए इतने अच्छे और वर्किंग इक्विपमेंट्स हैं, यू वॉन्ट फील द नीड ऑफ अनदर यूनिवर्सिटी कि आपको वहां पे अपने सैंपल्स भेजने की जरूरत है। यू कैन गेट इट डन एट वन प्लेस। सेकेंड थिंग, when talking about extracurricular, again there is a 1 month event there जहां पर आपको सब कुछ related to sports A to Z हर एक चीज में आपको participation का मौका मिलता है। It's not like कि आपको classes भी करनी है, labs भी करनी है, how will you participate in those activities? They will give you time, and it's not like कि 9 to 4 तक ही होगा, रात तक पूरा इवेंट्स चलता है। यू लिटरली एंजॉय देयर, यू लिव अनदर लाइफ एक्चुअली देयर, जो एकदम हाउ कुड आई से, इट्स जस्ट लाइक लिविंग इन द हेवन। ऐसा वहां का एटमॉस्फेयर है, यू वोंट मिस एनीथिंग। दैट्स फ्रॉम माय साइड। गुड वर्क, बहुत अच्छे पॉइंट्स है कि हाँ, एक हम ड्रीम देखते हैं ना, कि जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना कि सर मुझे नाइपर जाना है, आपके शायद इन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ज़रूर ये चीज़, एक उनके उस ड्रीम में पंख लगेंगे कि हाँ क्यों जाना है, ये चीज़ें हमको वहाँ मिल सकती हैं। डेफिनेटली वो एक अच्छे पॉइंट्स आपने मेंशन किए। नाउ जूनियर, कम टू यू। अगर आपसे मैं बात करता हूँ, ये सब तो एमबीए वाले ठहरे, इनका तो काम ही था मार्केटिंग की सारी चीज़ों को एनालाइज करना, बट यू आर फ्रॉम द एम फॉर्म, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ लैब, लगातार लैब करना, प्रोडक्ट्स में काम करना, एक सारी चीज़ों को सीखना। कैसा था आपका इन्वायरमेंट कल्चर? क्या चीज़ें आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे यहीं पे ये चीज़ें मिल सकती थी, मुझे नाइपर में ही ये चीज़ें सीखने को वहाँ से मिली? कैसा था आपका एक मैं नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, और आपका सजेशन क्या होगा जूनियर्स को आपके, कि हाँ क्या चीजें हैं जो उनको अलग मिल सकती हैं नाइपर्स में? हाँ, ये एक्चुअली नाइपर मोहाली में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इन कैंपस हॉस्टल एंड डिपार्टमेंट, सो देयर इज नो टाइम बाइंडिंग दैट यू हैव टू वर्क फ्रॉम 9 to 5, so you can do work at whatever time. Lab is open for 24/7,
so you can work at any time, but you have to work for according to a time schedule that the in सारे इंस्ट्रूमेंट में अपना अपना सबका स्लॉट्स होता है, तो उस हिसाब से सबको दिया जाता है, तो उस हिसाब से करना पड़ता है। तो यही है कि मतलब इधर ही मिलेगा सब कुछ, लेकिन खुद को अरेंज करके करना पड़ेगा। और मतलब कभी कभी कुछ दूसरी जगह जैसे होता है, दूसरे इधर जैसे दूसरे जगह से सैंपल्स आता है, इधर से हम हमारे जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं वो लोग एनालिसिस करके उधर रिजल्ट्स भेजते, तो वो एडवांटेज इधर मिलता है कि हम लोग इधर के स्टूडेंट खुद अपना काम इधर से ही कर सकते। तो ये एक लैब से एडवांटेज जो है इधर, जो CIL है, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी, उधर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो सारे डिपार्टमेंट के लिए कॉमन है यूज कर, तो उधर बाहर से भी सैंपल्स आते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट से। ये तो लैब तो पॉइंट ये हुआ। एक है। जूनिया आपसे एक क्वेश्चन और मेरा यहाँ पे होगा, लाइक इनके प्लेसमेंट तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, 100% प्लेसमेंट है, लाइक लेकिन अगर मैं M.Pharm लेवल की बात करता हूँ तो वहाँ पे कैसा आपका तो प्लेसमेंट हुआ, लेकिन कैसा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है वहाँ पे, कैसी सारी चीजें आपको लगी कि हाँ ये चीजें सिर्फ यहाँ पे हमको मिली, कैसा था आपका वो एक्सपीरियंस? हाँ, वो हिसाब से पहले मतलब M.Pharm में सिवटेक्स फॉर्मुलेशन जो मेरा था, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशन एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट, ये तीनों डिपार्टमेंट में R&D के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस आता है, एंड कोलॉजी आल्सो इज देयर। सो ये चारों डिपार्टमेंट के लिए R&D कंपनी सबसे पहले जो लोगों सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं डॉक्टर रेड्डीज को, तो वही आते हैं जब मतलब उन लोगों का भी प्रेफरेंस होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इधर से ही लेने का, क्योंकि इधर जो मतलब इंडस्ट्री में जो जिस पे काम करना पड़ता है R&D में, तो उसी टाइप का लैब इंफ्रास्ट्रक्चर इधर भी है, तो उनको कॉन्फिडेंस है कि इधर से बच्चे लेंगे तो उनको उधर में काम में जो भी चाहिए उनको मिलेगा। तो इस हिसाब से पहले डॉक्टर रेड्डी आते हैं, फिर सिप्ला आते हैं, ऐसे मतलब कंपनीज तो बहुत सारे आते हैं। अब इस हिसाब से सिलेक्शन भी होते हैं, उन लोगों का स्क्रीनिंग भी बहुत डिफिकल्ट होता है, एप्टीट्यूड लेवल, फिर साइंटिफिक टेक्निकल राउंड, दिस वे स्क्रीनिंग भी बहुत टफ होता है कि जैसे तैसे किसी को भी ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही सारे डिपार्टमेंट से मतलब अल्टीमेटली टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है कि एक के बाद एक कंपनीज आएंगे। कुछ लोग होता है कि जैसे ही पहला डे 0 में नहीं हुआ तो बस थोड़ा ये हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि नहीं हुआ मेरे से और नहीं होगा, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब प्लेसमेंट शुरू होता है तो है बस सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग, तो ये प्लेसमेंट प्रोसीड्योर सेकेंड ईयर के एंड तक चलता है, तो लोगों को तब तक पेशेंस रखना चाहिए। एक्चुअली एक होता है ना कि पहली कंपनी आई और हम प्लेस नहीं हुए तो हमारा क्या होगा, एक वो डर बना रहता है। हाँ, और एक अच्छी ये आ जाता है जी, जब कंपनीज आती हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा बहुत टाइम होता है में अच्छा कंपनीज आए उनका, हाँ बाद में अच्छा कंपनीज आए उनका पैकेज भी अच्छा है, ऐसा भी बहुत टाइम होता है। तो ऐसा मतलब जो है हो जाएगा अल्टीमेटली सबका ही। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फ्रॉम द वेरी बिग फ्रॉम द होल टीम ऑफ GDC कि आप लोगों ने अपना टाइम स्पेयर किया और इतने वैल्यूएबल सजेशंस दिए। डेफिनेटली ये जो आपके जूनियर्स हैं, न्यू फार्मा बर्ड्स होंगे, उनको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इफ़ यू हैव एनी पॉइंट जो आप अपनी तरफ से बेस्ट पॉइंट देना चाहें, जस्ट एक सिंपल एंड शॉर्ट एक अपना बेस्ट मैसेज एक कंटिन्यूसली आप 1 by 1 खुद ही दे दीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा फॉर योर जूनियर्स। Being a B.PHARMA student, your kickoff starts from GPAT. So start preparing and we'll see the result very soon. All the best, guys. नितिन, बेसिकली कुछ डरने की बात नहीं है, सब हो जाता है। बस मेन थिंग है चिल रहना, और पूरी जर्नी आराम से गुजरेगी। बस चिल रहो और करते जाओ, कंसिस्टेंट रहो, सब काम होगा, टाइम से होगा। पर सो ऑल द बेस्ट गाइस। करेक्ट। पीयूष, मेरा सजेशन यही है कि बस अपना टेम्परामेंट थ्रू आउट द प्रिपरेशन और एग्जाम सब जगह बना के रखो, एंड आप प्रिपरेशन के साथ अपना टेम्परामेंट बिल्डिंग पे भी काम करो। ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा, क्योंकि आप अगर अपने आप को काम एंड कंपोज रख पा रहे हो तो मे बी आपके जो रिजल्ट्स है वो और ज्यादा बेटर हो सकते हैं। क्योंकि प्रिपरेशन एक पार्ट है, सब करते हैं, बट रिजल्ट कुछ ही लोगों को मिलता है, और उन्हीं को मिलता है जिनका टेम्परामेंट एंड जिनका जो मतलब जो एक्चुअल सिचुएशन में जो हम लोगों को करना है वो सही से कर पाते हैं। तो मैं बोलूंगा कि अपने टेम्परामेंट पे भी वर्क करो
एंड ज्यादा स्ट्रेस मत लो, हो जाता है, हमसे हुआ है, आप लोगों से भी हो जाएगा. Correct. Shweta, thank you. Shweta. Yeah, I also would like to suggest that be positive guys, chill रहो, हो जाएगा, बस रोज थोड़े बहुत मेहनत करनी है और गोल अचीव करना है और वो हो जाएगा. Just be positive and stay motivated. That's it. Thank you. Junior. हाँ, वही बोलना है कि पॉजिटिव रहो एंड कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करते जाओ कि कोई गैप ना आ जाए, रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करते जाओ एंड ऑल द बेस्ट गाइस. जब रेस में दौड़ेंगे तो एक टाइम पे हम कहीं ना कहीं फाइनल रेस तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे. गुड वन. ओके, आकांक्षा. Okay, from my end, it's if you have got a dream, you are gonna make it happen. Nobody is there who will gonna show a hand for you. So never give up, never lose a hope, and all the very best. Thank you so much to all of you for joining this session. Thank you so much for your time.